अब मैं डॉक्टर गिरीश कुलकर्णी जी से निवेदन करती हूँ कि वो आएँ और आकर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे लाइफ में दूसरी बार इनको सुनने का मौका मिल रहा है। मंच पर विराजमान आदरणीय बाबा जी, आदरणीय विद्यार्थी परिषद की पदाधिकारीगण, डॉक्टर राय साहब, गौरव भाई और मेरे साथी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत धन्यवाद करता हूं सबसे पहले कि आह्वान की इस कड़ी में मुझे भी बुलाया गया और आपसे संवाद करने का एक अवसर मुझे मिल रहा है। बहुत 82-83 की बात है। मैं अपने स्कूल को जाता था और स्कूल के बाद क्लास को जाता था, तो जाते वक्त सब बच्चों की एक होड़ लगती थी कि सबसे पहले कौन क्लास में पहुंच जाए, और मैं भागता था एक शॉर्टकट मारते हुए। जो शॉर्टकट जाता था एक चित्रा गली नाम की रेड लाइट एरिया से। तो बाकी बच्चे तो 1 किलोमीटर लंबा काट के आते थे। मैं सबसे पहले क्लास में जाके उनको बताता था कि मैं कितना होशियार हूँ और मैं आपसे पहले पहुंच भी गया और आप बहुत मेहनत कर रहे हो। जब मैं जाता था तब मैं देखता था कि मेरी उम्र की लड़कियां वहाँ पे खड़ी है, और मैं बहुत बार सोचता था कि इनको तो मेरे साथ क्लास में बैठना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पर उनको किसी ने वहाँ पे खड़ा किया है। और उनकी लाइफ साइकिल भी मैं देखता रहता था कि किस प्रकार की लाइफ साइकिल है। बहुत बुरे हाल में लड़कियां होती थी, बहुत बार बीमार रहती थी, बहुत बार उनको मारा पीटा जाता था। जब वो कस्टमर के साथ नहीं जाती थी तब एक बार ये बहुत भयंकर दृश्य मैंने भी देखा कि उनके वजाना में चिली पाउडर डाल के उनको मारा जाता था, और जब वो भागती थी हैंडपंप के पास तो वहां भी बच्चे लड़के बैठा करते थे जो उसको मारते थे। तो देख के तो मुझे बहुत ही बुरा लगा और मुझे लगा अरे मुझे तो कुछ करना चाहिए, पर क्या करना है ये समझने लायक मेरी उम्र नहीं थी। समय बीत गया और मैं इस बात को कभी भूल नहीं पाया। कभी कभी जब कभी याद आता था तब मैं बहुत ही अस्वस्थ होता था। और फिर बाद में एक नया दौर मेरी जिंदगी में आया। जैसे मैंने अपनी 11th क्लास ज्वाइन कर ली, मेरा संपर्क विद्यार्थी परिषद से आया। उसके पहले मैं संघ की शाखा में जाया करता था, पर मेरा मन विद्यार्थी परिषद में बहुत लगा, क्योंकि समाज के साथ, समाज के मुद्दों के साथ डायरेक्टली जुड़ने का वो एक बहुत ही अच्छा जरिया मुझे लगा। और मेरे सारे दोस्त भी वहीं पे आए, हम सब लोग मिलकर विद्यार्थी परिषद के कार्य में आ गए और कार्य करने लगे। उस वक्त भी मुझे वो बात हमेशा याद आती थी। जब मैं परिषद में था तब कुछ महानुभावों से मिला, जैसे कि प्रोफेसर यशवंतराव केलकर, जो परिषद के संस्थापक टीम में से एक थे, और वो उनका बड़प्पन कभी हमको महसूस नहीं हुआ, क्योंकि एकदम साधारण से रहने वाली व्यक्ति थी। मुंबई के कॉलेज में प्रोफेसर थे और हमारे स्तर पर आके हमसे बातें करते थे और इतना समय हमको देते थे, तो हमको उनके बड़प्पन का कभी एहसास नहीं हुआ जब वो थे। जब मैंने उनको पूछा जाएगा, कुछ तो जिंदगी जीने के लिए करना पड़ेगा और कुछ हाथ पैर मारने पड़ेंगे, परिवार की भी अपेक्षा होती है, क्या करें, कुछ तो करना चाहते हैं, ऐसा ही नहीं कि बस रुकना चाहते। तो उन्होंने कहा कि कौन सी चीज है जो तुमको सबसे ज्यादा अपसेट करती है, सबसे ज्यादा अस्वस्थ करती है। तो मैंने कहा हाँ, मैं इस बात को कभी भूल नहीं सकता जब मैं वहां गया था। उसने कहा उसके बाद कभी कुछ उस बात के साथ कुछ संपर्क आया कभी। मैंने कहा हाँ, एक दोस्त था। तो पूरे भारत में अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ कम्युनिटीज है। हमारे देश में एक कास्ट सिस्टम है, आज भी है, और हम देखते हैं कि कई जातियों को बहुत गलत काम हम करवाते हैं। जैसे हम अपनी जो विष्ठा है वो हम किसी एक जात के लोग अपने सर पे उठा के सालों तक कहीं जाके फेंकते थे, हम वो साफ नहीं करते थे, हम समझते थे वो उनका काम है। तो ऐसे कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जिस कम्युनिटीज की अगर कोई बड़े लोग हैं, उनको अगर अपनी बीवी के अलावा किसी और औरत को रखना है तो उस कम्युनिटी की औरतें या लड़कियों को उठा के ले आते, तो उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है पूरे देश में। वैसी कम्युनिटी से मेरा दोस्त था जो अपने घर मुझे ले गया था। तो मैंने उनको कहा कि हाँ, मैंने एक अनुभव कर लिया। मैंने देखा कि उसकी 16 साल की बहन भी धंधा कर रही है, उसकी 40 साल की माँ भी उसी धंधे में है, और बुरी बात तो उसकी 70-72 साल की बुढ़ी होगी दादी, और वो चाय के कप पे भी कस्टमर के साथ जा ही रही है, जबकि उसकी उम्र नहीं है, फिजिकल कंडीशंस भी नहीं है। तो वो बात देख के मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई मेरे परिवार की व्यक्ति खड़ी हो
तो मुझे क्या लगेगा। तो मुझे और ही उस बात ने आश्वस्त कर दिया। तो मैंने कहा कि मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं कुछ तो करूं। तो उन्होंने कहा हाँ, फिर जो चीज तुमको सबसे ज्यादा आश्वस्त करती हो तुम वही करो, क्योंकि तुमको वही करने में आनंद भी आएगा और तुमको अस्वस्थ नहीं लगेगा। तो तुम कुछ तो करो, वही करो। तो एक बात मैंने वो सुन ली और मैंने सोचा कि चलो मैं अभी इसमें कूद ही पड़ता हूँ। और 87 में मैं गया पहली बार रेड लाइट एरिया में, और मुझे लगा कि मैं थोड़ा सर्वे करता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सोशल साइंसेस का स्टूडेंट था। तो क्वेश्चनियर थी मेरे हाथ में, आपको कितना पैसा मिलता है, कस्टमर कितना पैसा देता है, उसमें से आप कितना सेविंग करती हो, बच्चों के लिए क्या रखती हो, अपने हेल्थ के बारे में क्या सोचती हो, कितने पैसे पीछे रखती हो। और उस जमाने में जब 87 की बात मैं बता रहा हूँ, तब एक औरत को एक कस्टमर 10 रुपये देता था, और उसमें से 5 रुपये तो ब्रॉथल कीपर के पास जाते थे। जो बचे हुए 5 रुपये होते थे उसमें से कुछ 2-3 रुपये पुलिस उठा के ले जाता था, 2-3 रुपये जो बच्चा संभालने वाली औरत होती हैं, बुढ़ी, अक्सर बुढ़ी वेश्याएं जो है बच्चों को संभालने का या और कुछ ऐसा काम करती, तो उसको चले जाते थे। तो मैं सोचता था कि इसने 10 भी कस्टमर कर लिए, फिर भी ये पूरा पेट भर खाना भी नहीं खा सकती, इतनी उसकी हालत खराब है। ये सब मैं देखता था। तो मैं सर्वे करने को जाता था तो मुझे कोई सीधे जवाब नहीं मिलते थे। तो मैंने पूछा कि ये क्या कारण है, कोई मुझको सीरियसली क्यों नहीं ले रहे जब मैं कुछ करना चाहता हूँ। कांताबाई नाम की ब्रॉथल कीपर, उसने मुझे बुलाया और कहा कि इन औरतों ने अपनी जिंदगी में मर्दों के इतने बुरे अनुभव लिए, वो तुमसे कोई बात क्यों बोले, तुम हो कौन उनके। और मुझे समझ में आई एक बात जो मेरी पहली सीख थी कि जिनकी जिंदगी बदलने के लिए हम जाते हैं तो हमको लगता है कि उन्हें कुछ नहीं समझता। दूसरी हमारी गलतफहमी होती है कि हम बस अपने ज्ञान के बलबूते पर उनको सुधारेंगे। तो मेरा पहला लर्निंग ये था कि हम लोग अक्ल दे के या होशियारी से या कोई टेक्निकल सर्वे करके लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ सकते या उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि हमारी सेवा कोई ले तो हमें उनका विश्वास और प्यार पाना पड़ता है। तो इसलिए फिर मैंने उनको ही पूछा कि बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा मेरी जिंदगी तो खराब हो गई। अलका नाम की लड़की थी, 17-18 साल की होंगी, हाथ में एक बच्चा था। उसने कहा कि हमारी जिंदगी खत्म हो चुकी है। तो मैं सोच रहा था कि हाँ इसकी लाइफ साइकिल क्या है। तो उसने कहा मैं 14 साल की उम्र में धंधे में आई और फिर मेरे को बच्चा हुआ, वो बच्चा मर गया। अब ये बच्चा मेरे हाथ में है, अब हम दोनों पॉजिटिव है और मुझे तो बहुत सारी बीमारी अभी लगी हैं। तो मेरी जिंदगी में क्या क्या रहा है, कुछ तो रहा नहीं। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ तो 18 साल के बाद जिंदगियाँ शुरू होती हैं, लोगों के बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। तो यहाँ किसी लड़की वो बोल रहे हैं कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, तो मेरे बच्चे के लिए कुछ करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मेरी जिंदगी में हुआ है उसके साथ हो जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरी लड़की रंडी बने, मैं नहीं चाहता। एक दूसरे औरत ने बोला हाँ मैं भी नहीं चाहती कि मेरा लड़का कस्टमर के लिए शराब लाए, सिगरेट लाए, दारू लाए और वही आदतें उसको लग जाए। तो मुझे लगा हाँ चलो ये इनकी अपेक्षाएं हैं और इनको समझता है कि मैंने इनके लिए क्या करना है और इनके दिल में घुसने का ये एक जरिया है, तो मैं इनका प्यार या विश्वास पा सकता हूँ। तो मैंने 2 बच्चों को लेके एक छोटा सा काम 88 में शुरू किया। 89 में इसको रजिस्टर कर दिया स्नेहालय के नाम से। और मेरे साथ काम करने वाले परिषद के मेरे मित्र और कुछ बाहर के भी जो दोस्त मुझसे जुड़े थे उनको भी मैंने इस काम में साथ में ले लिया। और हम लोग शाम को एक ही मकसद रखते थे कि शाम को हम लोग धंधे के टाइम उस बच्चों को बाहर रखते थे, गली से उठा के लाते थे, उनको स्कूलों में डाला। फिर एक कारपोरेशन का पड़ा हुआ स्कूल था उसको रिनोवेट किया, फिर नाइट शेल्टर चालू किया, फिर टॉयलेट्स बनवाए क्योंकि बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थी। फिर उन बच्चों के साथ काम करते करते हम लोग बहुत सारे हुनर सीख गए। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं ये काम नहीं करता, इस काम का पहला बेनिफिशियरी तो मैं खुद हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ काम करते करते मैं सारे काम सीख गया। मेरे को खाना बनाना आने लगा क्योंकि मेरे को कुछ तो बनाना पड़ता था। शुरुआत में ज़्यादा वॉलंटियर नहीं थे, मैं ही अकेला था। बहुत बार मेरा कमिटमेंट पक्का रहता था। वॉलंटियर्स का कैसा रहता है, किसी की शादी हो गई 6 महीना गायब, कोई नौकरी लग गया 2-4-5 महीना कहीं जाएगा बाहर गाँव को। लड़कियों की तो शादी होके उनको तो चल के जाना पड़ता था कहीं ना कहीं, उनका तो बहुत अपने हाथ में नहीं रहता था। तो इस प्रकार से मैं बहुत सारे काम सीखा। मैंने नावी का काम सीख लिया क्योंकि पैसे नहीं रहते थे, मैं भी कोई जॉब नहीं कर रहा था, पढ़ रहा था और ये काम कर रहा था। तो नावी का काम सीख लिया, खाना पकाने का काम सीख लिया, कपड़े सिलाने का छोटा मोटा रिपेयरिंग का काम सीख लिया। अगर मैं ये काम नहीं करता तो ये सारे हुनर कब सीखता। मैं तो बस कॉलेज में जाके पढ़ाते बैठता और कोई हुनर सीखने का मुझे अवसर ही नहीं मिलता। तो ऐसे बहुत सारे हुनर, ड्राइविंग सीख लिया,
एक पुरानी लैम्ब्रेटा गाड़ी में पेट्रोल के बजाय रॉकेल डाल के 8 लोगों को कैसे बिठा के ले जा सकता है, तो ये भी मैंने सीख लिया। अगर मैं ये नहीं करता तो ये नहीं सीखता। तो बहुत चीज़ें मुझे सीखने का अवसर मिला और कुछ चीज़ें मुझे मालूम नहीं थी। एक तो मारामारी कैसे करते हैं, गाली कैसे देते हैं और कैसे खाते हैं आराम से, और ये मैंने सीखा नहीं था। वो भी मेरे को सीखने का बहुत अवसर मिला, क्योंकि इश्यूज के साथ काम करते करते ये सारी चीज़ें सीखने के अवसर मिले। यहाँ कोई इंटेलेक्चुअल बात चलती नहीं है, आप किसी को बातों से नहीं समझा सकते। आपको किसी को बचाना हो तो आपको हाथापाई करनी पड़ती है, तो अपने को बचाते हुए कैसी करनी है, ये भी तो एक सीख थी। और बच्चों ने भी मुझे बहुत सिखाया। मैं जिस गाँव में रहता था वहाँ चरस, गांजा, ब्राउन शुगर कहाँ मिलते मेरे को मालूम ही नहीं था। बच्चों को सब मालूम था, और कौन से लोग थे उनके बारे में मेरी अपनी एक राय बनती थी, हाँ ये बड़े लोग हैं। तो बच्चे मुझे बताते थे कि असल में बड़े लोग कौन है और दिखने वाले बड़े लोग कौन है। तो बच्चों के पास भी अपना एक नॉलेज था। सड़क पे जीते थे बच्चे, तो जीने का पूरा हुनर उन्होंने आत्मसात कर लिया था। तो ऐसे माहौल में मेरे को अनुभव आया कि हम जब किसी की जिंदगी में बदलाव करने के लिए जाते हैं तब एक रेसिप्रोकल लर्निंग होता है। ऐसा ही नहीं है कि हम ही किसी को जिंदगी बदल रहे, ऐसा नहीं है। तो हमारी भी जिंदगी बदलती जाती है। जैसे एक छोटी लड़की शादी होने के बाद माँ हो जाती है और वो बोलती है कि मैं बच्चे को बड़ा कर रही हूँ, पर असल में तो बच्चा भी उसको एज अ माँ ग्रूम करता है और वो भी बच्चे को ग्रूम करती है। तो ये जो है रेसिप्रोकल इम्पैक्ट करने वाली बात होती है। ये सारी बातें मैंने सीख ली और मेरे सामने प्रश्न आने लगे। जैसे ही प्रश्न आने लगे मैं जवाब ढूंढता गया, और जवाब ढूंढते ढूंढते मैंने कभी, मेरे सामने जो समस्या आई उसको मैंने कभी रिएक्ट नहीं किया। तो मैंने हमेशा उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की, और वो मेरा जो रिस्पॉन्स रहता था वो कोई कंस्ट्रक्टिव वे से रहता था। तो मेरे सामने प्रश्न आया कि इतने सारे लोग बोलते थे आप, फिर 2 बच्चे थे, उसके 80 बच्चे हो गए 4-5 महीनों में। फिर मेरे सामने प्रश्न आया कि मैं इन बच्चों को रखूँ कहाँ। मेरे घर में ला के रख दिया। घर भी उतना बड़ा नहीं था, कुछ समय तक घर में मैं रख पाया बच्चों को, कुछ 22-23 बच्चों को रख पाया जिनके माएँ भाग गई थी। फिर बाकी बच्चों के लिए कोई संस्था बनानी पड़ी मुझे, तो जगह ढूंढने लगा। और मुझे लगा कि शुरुआत में मुझे लगता था कि मेरे साथ कौन काम करेगा, मेरे को साधन कहाँ से मिलेंगे। तो मैं ये सोचता था कि मेरे को बस गिल्ट नहीं लगना चाहिए कि मैं ये कर सकता था। मैं सब कुछ तो नहीं कर सकता, पर मैं कुछ तो कर सकता हूँ। मैं सबकी जिंदगी तो नहीं बदल सकता, पर मैं किसी एक की तो जिंदगी में कुछ बदलाव कर सकता हूँ, तो मैं ये काम करूँ। तो इस प्रकार से मैं काम करना मैंने शुरू किया आज। उसके बाद मेरे को जगह मिल गई, मदद करने वाले लोग मिल गए, और मुझे विश्वास हुआ कि ये ईश्वरीय कार्य होता है। जब कोई आगे बढ़ता है, हम पे होता है। हमको अगर अवसर लेना है तो हम ले सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमने नहीं प्रयास किया पहल की, तो कोई और आएगा और भगवान उसकी भी उतनी सहायता करेगा। तो हम पे निर्भर है, और इस पूरे काम से तो हम ही बेनिफिट हो जाते हैं। हमारी जिंदगी को हम बोलते हैं मिडास टच, परिस्पर्श। इस सेवा का परिस्पर्श जिसकी जिंदगी में हो जाता है तो उसको एक अलग अनुभूति आ जाती है, उसको अपना जिंदगी मीनिंगफुल लगने लगती है। आप चाहे करोड़ों रुपए कमाओ, वो अनुभूति आपको कभी नहीं मिलेगी एक मीनिंगफुल लाइफ की। जब आप किसी की जिंदगी दूसरे के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करोगे, तभी आपको लगेगा हाँ आपकी जिंदगी का कोई मतलब है। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि मैंने 2 बच्चों से शुरुआत की, बड़े बच्चे हो गए, फिर घर में बच्चे रखे, फिर एक संस्था बनाई, समाज से बहुत सहयोग आगे आया। और आज की तारीख में हमारे शेल्टर होम में 400 बच्चे पढ़ते हैं। 10 एकड़ का एक रिहैब सेंटर का कैंपस है, और अलग अलग समस्याओं के साथ काम करते करते, जैसे HIV पॉजिटिव की समस्याएं 90 to 93 में पूरे देश में रिहैबिलिटेशन का कोई मॉडल ही नहीं था। लोग बोलते थे ये सिर्फ रंडियों की बीमारी है HIV। जब हम जानते थे कि यहाँ लोग आते हैं समाज के, शराब पी के आते हैं, कोई केयर नहीं करते हैं, तो अपने परिवार में भी ले जाते हैं, हर गली में ले जाते हैं HIV को, तो ये पूरे समाज में फैलने वाला है, पर कोई विश्वास नहीं रखता था। तो फिर HIV का शेल्टर होम शुरू किया, और उस वक्त देश का पहला शेल्टर होम था वो। तो सोनागाछी से लेके आपकी GB रोड तक सब जगह से बच्चे मेरे पास आते थे, और औरतें आती थी। तो मैं औरतों को बोलता था कि आप मत आओ, मेरे पास कुछ दवा वगैरह नहीं है, ज़्यादा कुछ साधन नहीं थे मेरे पास, जगह थी और जो झोपड़ियाँ बनाई थी उसमें, और क्योंकि डॉक्टर नहीं था तो 15-16 टाइप की दवा कैसे देते हैं हम ही वॉलंटियर्स ने सीख लिया था, तो हम ही डॉक्टर बन गए थे। तो इंट्राविनस, इंट्रामस्कुलर, डॉक्टर को फोन पे कभी कभी पूछते थे क्या देना है इसको, और फिर वही ट्रीटमेंट हम ही फॉलो करते थे, क्योंकि पॉजिटिव पेशेंट को तब तो कोई हाथ भी नहीं लगाता था, बहुत डर था लोगों में।
और मेडिकल कम्युनिटी में भी बहुत डर था। तो ये सारी चीजें थी। तो आज की तारीख में 50 बेड का एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल बना है। तो लगभग 1300 बच्चे और औरतें मर गई हमारी संस्था में, जो कहाँ से आई थी सिर्फ मरने के लिए, क्योंकि मरने के लिए जगह ही नहीं थी पूरे देश में कोई भी। जीने के लिए जब औरत ठीक ठाक है तो सड़क पे जीती है, कहीं भी 2 कस्टमर कर लेती है और अपने दिन निकाल लेती है, पर मरने के लिए तो जगह चाहिए उसको, तो वो जगह नहीं थी। तो फिर भी औरतें आती थी। तो मुझे एक और अनुभव हुआ कि जब आप विश्वास पाते हो, श्रद्धा किसी की पाते हो, तो लोग सुविधाओं के बारे में नहीं सोचते। वो लोग प्यार के लिए, आस्था के लिए, स्पर्श के लिए आपके पास कहाँ से भी पहुंच जाते हैं। तो ये सारे अनुभव मैंने कर लिए। 50 बेड का आज बड़ा अच्छे क्वालिटी का हॉस्पिटल है, माइनर होती है, मेजर होती है, एक पैसा भी नहीं लगता। अच्छे स्कूल्स में मैं जाता था तो लोग बोलते थे पॉजिटिव बच्चे मत लाओ हमारे स्कूल में। मैं बोलता था मैं आपकी फीस देने को तैयार हूँ। लोग बोलते थे नहीं, पॉजिटिव बच्चे लेंगे तो बाकी हमारे जो बच्चे हैं, लोग हैं, पेरेंट्स से चिल्लाएंगे, क्योंकि एजुकेशन भी एक बिजनेस बन गया है धीरे धीरे। तो अच्छे स्कूल में तो एक बिजनेस होता है, 1 लाख रुपए से आगे पैसे लिए जाते हैं आजकल एडमिशन के टाइम, आप तो जानते हैं सब लोग। तो मैं बोल रहा था मैं उतने तो नहीं भर पाऊंगा, पर भरूंगा। अच्छी पढ़ाई मेरे बच्चों को मिलनी चाहिए। तो लोगों ने कहा नहीं, मजबूरी है हमारी। तो फिर कल्पना आई, फिर आज एक स्कूल बनवाया। 20,000 स्क्वायर फुट का इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जहाँ 1 पैसे की फीस नहीं लगती, और आज की तारीख में बाकी समाज के बच्चे भी आके पढ़ते हैं हमारे बच्चों के साथ। तो इस प्रकार से एक समस्या है ट्रैफिकिंग की। 13, 14, 15 साल की लड़कियां यहाँ पे आती हैं आज भी, क्योंकि ये पूरा नेशनल नेटवर्क है, इसका पूरा क्रिमिनलाइजेशन हुआ है। ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग इसमें ऑपरेट करती हैं पूरे देश में। मतलब दुनिया का 3 नंबर का धंधा था, अभी 2 नंबर का धंधा बना है। और अभी तो पूरा इतना नया तरीके से ये धंधा होता है, मैं खुद भी हैरत में पड़ जाता हूँ। इतना जबरदस्त इसमें बदलाव है। एक लड़की आपको एक जगह पे 1 हफ्ता ही दिखेगी, 5 दिन दिखेगी। आज वो नगर में, परसों मुंबई में, उसके अगले हफ्ते वो आपको जीबी रोड पे दिखेगी, उसके अगले महीने वो आपको कहीं कानपुर में महात्मा गांधी रोड पे दिखेगी, या कलकत्ता सोनागाची बहु बाजार, शोभा बाजार में बिकती हुई दिखेगी। इतना आप उसको ट्रैक ही नहीं कर सकते, ये कहाँ से आई है उसके बारे में जानकारी लेना, उसको ट्रैप लगाना मुश्किल हुआ। तो हमारे यहाँ लगभग हमने 300 से ज्यादा केसेस में कन्विक्शन दिया है, जहाँ छोटी लड़कियां थी। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3500 औरतें धंधा करती है। और आप जानते हैं हमारे यहाँ शिरडी है, सिंगनापुर है, तो दुनिया भर की पब्लिक आती है। एक महीने में कभी कभी 20-20 लाख लोग आके चले जाते हैं। उसमें से कुछ बहुत सारे लोग तो श्रद्धा के भाव से आते हैं, और कुछ लोग तो उसमें अलग तरीकों से, अलग उद्देश्यों से भी आते हैं। तो पूरा जो स्टेट हाईवे था वो पूरा रेड लाइट हाईवे बन गया था। हर जगह पे ढाबे, होटल्स में ये सब शुरू हुआ था। और कहाँ बांग्लादेश से लेकर नेपाल तक, कहाँ से, मतलब पूरे देश की तो थी ही औरतें, लड़कियां, पर यहाँ से भी आके वहाँ पे ऑर्गेनाइज गैंग इनको इस्तेमाल करती थी। तो उनके साथ भी बहुत साल काम करना पड़ा। तो लोग बोलते थे आप 10 लड़कों को निकालते हैं, लड़कियों को निकालते हैं और फिर वहाँ भर्ती हो जाती है, तो आपको कुछ करना चाहिए। आपकी संस्था में तो क्या 400-500 बच्चों की सुविधा है, तो हमने कहा ये करना चाहिए। तो रेस्क्यू का काम शुरू किया। एक मुक्ति वाहिनी नाम का फौज हमने ऑर्गेनाइज किया, जिसमें 10-12 युवा थे जो जाके डायरेक्टली हरकत करते थे। अगर पुलिस रही तो पुलिस के साथ, और पुलिस को तो आप जानते हैं अपने देश में 80% टाइम उनका बंदोबस्त में चला जाता है, इसका बंदोबस्त, उसका बंदोबस्त। तो आप जाएंगे किसी की मदद करने के लिए, और वो कोई उसमें आपका इन्फ्लुएंस नहीं है, तो आपका कोई मतलब, बस आप जाते बैठो, जब तक आपका नंबर आएगा नसीब से तब आपका काम हो जाएगा। तो यही सालों से चलते आया था अपने देश में। तो हमने सोचा अभी ये डायरेक्ट एक्शन चाहिए। और हमने अनुभव किया कि जब 10-12 युवा घुसते हैं रेड लाइट एरिया में, किसी लड़की को रेस्क्यू करते हैं और ये बोलते हैं कि हम मारेंगे नहीं तो मरेंगे, तो कितना भी बड़ा ब्रॉथल कीपर हो, कितना भी बड़ा गुंडा हो, हाथ पैर उसके कांपने लगते हैं। क्योंकि आप पुलिस को जाके बोलेंगे तो पूरा सिस्टम मैनेज हुआ रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी गलत काम बिना पुलिस के परमिशन शुरू ही नहीं हो सकता अपने देश में। इसको बदलने की बहुत आवश्यकता, ये सालों से ये चलता आया था। तो हमने कहा नहीं, तो पर हम युवाओं ने जो ये केसेस की, 300 से ज्यादा केसेस, उसमें एक केस में 14 साल की लड़की थी और 22 लोग थे। उसमें पुलिस अफसर से लेके 3 स्टार होटल के मालिक तक लोग थे। हमने 8 साल उनके साथ वो लड़ाई की। और सबसे बड़ी बात, आपको जानते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, आपको जेसिका लाल का केस मालूम है, नैना साहनी का केस मालूम है। मैं ज्यादा उसके बारे में बोलता नहीं हूँ, पर कानून अपने देश में बहुत अच्छा है दोस्तों। आज भी अगर विटनेस अगर टिक जाए ना, एक भी विटनेस टिक जाए तो कन्विक्शन होता है। आप तो जानते ही सारे केसेस में क्या क्या हुआ था। तो
हमने फिर पुलिस बोला देखो हम केस करेंगे, बाद में छूट जाएंगे, आप बोलेंगे पुलिस ने पैसा खाया। तो हम सब ने विटनेस का काम किया, पंच का काम किया। दूसरे केस में 17 आरोपी थे, 15 साल की लड़की थी। बड़े बड़े लोग एक दूसरे को लड़की एक्सचेंज करते थे, घुमाते थे, वीडियोस बना चुके थे, ब्लैकमेल भी करते थे। पूरे परिवार को मतलब ताबे में कर लिया था उन्होंने ब्लैकमेल करके। तो बड़ी लंबी जंग हमने की। 22 के 22 लोगों को डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गए 8 साल की लड़ाई के बाद। और ये केस तो भारत के इतिहास में एक लड़की के यौन शोषण में इतने ज्यादा लोगों को कन्विक्शन होने का यह पहला अवसर था। तो ऐसी 300 केसेस में हमने कन्विक्शन लिया और उसके कारण आज आप देखेंगे तो पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है अहमदनगर जिसमें 3500 औरतें रोज धंधा करती है और उसमें एक भी माइनर नहीं है। और अगर कोई माइनर आती है तो हमारा औरतों का संगठन है, स्नेहालय की लाइफ मेंबर सारी महिलाएं हैं, क्योंकि स्नेहालय का पहले से एक मोटिव था महिलाओं के साथ महिलाओं के लिए, सिर्फ उनके लिए नहीं, उनके साथ उनके लिए। तो हमारे लाइफ मेंबर्स वो प्रोस्टिट्यूट हैं, ट्रस्टीज में वो हैं, LGBT ग्रुप के भी लोग हैं, वो भी ट्रस्टीज में हैं। तो हम लोग उनके साथ उनके लिए काम करते हैं और धीरे धीरे तो इसकी ओनरशिप हम उनको ही देते जा रहे हैं। जब आपको बताने में मुझे बहुत आनंद होता है कि 1989 से 1994 तक मैं इस संस्था का अध्यक्ष था। आज की तारीख में तो मैं इसका मेंबर भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ मेंटोर हूँ और वॉलंटियर हूँ इस संस्था का। तो मेरी जनरेशन पूरी एज ए वॉलंटरी वहाँ पे काम करती है और उसी ग्रुप को हम लोग इसकी जो ओनरशिप बोलते हैं संस्था की, वो हम ट्रांसफर करके जा रहे हैं। और हमारे 5 स्टूडेंट्स भी अभी सारे आए हैं जो हमारे साथ। एक 5 स्टूडेंट की स्टोरी आपने देखी, विशाल की, वो मेरे साथ ही काम करता है, अभी उसका MSW भी पूरा हुआ। तो अभी पूरी जनरेशन आई है जो इससे बेनिफिट हुई है। तो ये सारे काम हमने इस प्रकार से किए, इससे एक भी माइनर वहाँ पे नहीं। तो अभी हम लोग एक मूवमेंट चला रहे हैं, माइनर फ्री ब्रोथेल। मतलब बच्चों के अधिकारों के लिए तो बहुत कुछ करने की जरूरत है। आज भी देश में 12-13 करोड़ से ज्यादा बच्चे अपने अधिकारों से, अलग अलग प्रकार के अधिकारों से पीड़ित है। किसी को शिक्षा नहीं मिल रही, किसी को हेल्थ का इश्यूज है, कोई घरेलू काम में उसको घसीटा जा रहा है, कोई चाइल्ड लेबर है, किसी का चाइल्ड मैरिज लग रहा है, समस्याएं बहुत है। पर हम लोग सोचते हैं कि सबसे एक छोटा लक्ष्य क्या हम हासिल कर सकते हैं, तो वो है माइनर फ्री ब्रोथेल। कोई भी ब्रोथेल ऐसा नहीं हो जहाँ छोटे लड़के या लड़की से धंधा किया जा रहा हो। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में वो हमने करके दिखाया। और कानून की मदद से, पुलिस अगर मदद कर रहे हैं तो उनकी मदद से या उनकी मदद के बगैर, पर कानून हाथ में लिए हुए नहीं, कोई कानून तोड़ के नहीं, कानून का धाक दिखा के, कानून की दहशत बता के ही हम लोग ये काम करते हैं। तो हमने कभी आज तक मतलब गैर कानूनी ढंग से काम नहीं किया, कानून के दायरे में ही लाके ये काम करने की कोशिश की। फिर भी संभव है, फिर भी ये जमता है। स्त्री भ्रूण हत्या के ऊपर हमने काम किया, 800 बच्चों को एडॉप्शन में दिया है। आज भी हम लोग 12.5, 13, 14 साल की लड़की का डिलीवरी कराते हैं। इतनी तरक्की हुई है, तरक्की की बातें हमने सुनी अभी पहले सेशन में, कितना देश बदल रहा है। और आपको मालूम है मेरे पास 13, 14, 15 साल की लड़की, उनकी महीने में 2 या 3 डिलीवरी हमको करनी पड़ती है। आपको ये भी मालूम है कि 3 दिन की बच्ची से लेके 97 साल की 90 ईयर्स की बुढ़ी तक गैंगरेप होते हैं और उसमें इंटरवेंशन आज भी करना ही पड़ता है। हालात अच्छी भी है, कुछ अच्छी चीजें भी हैं और कुछ हालात बहुत सारी खराब भी है। तो इसके साथ भी काम हम लोग कर रहे हैं। स्नेहांकुर है, स्नेहाधार है, जो वुमेन्स हेल्पलाइन है हमारी। निर्भया के केस के बाद उसमें बहुत सारे महिला, हमने डायरेक्ट हेल्पलाइन 24/7 शुरू की, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सेज उसमें आते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस से गैंग रेप तक। फिर हमारा हिम्मत ग्राम है, वो बहुत एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। 30 एकड़ जगह में सारी वेश्याओं का पुनर्वसन और HIV पॉजिटिव लोगों का रिहेबिलिटेशन हम लोग करते हैं। वहाँ डेयरी, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पॉली हाउस, इसका ट्रेनिंग है और ये सब मौजूद भी है। इसके अलावा जो बॉर्न HIV पॉजिटिव बच्चे हैं, इनकी बहुत बड़ी तादाद है अपने देश में, उनके लिए एक अलग रिहेबिलिटेशन सेंटर और वोकेशनल स्किल सेंटर बना है। हमको मालूम चला कि हमको सोर्स में काम करना है। सोर्स क्या है, कहाँ से आती है लड़कियां औरतें धंधे में? तो हम लोगों ने देखा कि जो छोटे परिवार हैं, छोटी लैंड होल्डिंग वाले किसान के परिवार हैं, दलित कम्युनिटीज है, आदिवासी है, उनके साथ भी काम करना शुरू किया कि एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर भी नगर में हमने शुरू किया, जहाँ पे हम 1.5 महीने में किसान, छोटे लैंड होल्डिंग वाले किसान परिवारों के बच्चों को सक्षम कर देते हैं, लड़कियों को भी सक्षम करते हैं, क्योंकि वो कोई जोड़ के धंधा करे, दूध का धंधा करे, पॉली हाउस मैनेजमेंट सीखे। और इस प्रकार से 30 एकड़ जगह में डेवलप किया हुआ काम है। प्रोस्टिट्यूट्स के लिए एक पैठनी महाराष्ट्र का ब्रांड है, साड़ी का ब्रांड है, तो उसको बुनने का काम वो भी उनको सिखाने के लिए शुरू किया है वहाँ पे अभी। तो पॉटरी मेकिंग करते हैं बच्चे। साल में गणपति का सीजन होता है तो 1.5 लाख 2 लाख के गणपति की, जो इको फ्रेंडली गणपति होता है, उसकी मूर्तियाँ बेचते हैं। ये सब काम हम लोग करते हैं।
और इसमें गवर्नमेंट का कोई फंडिंग नहीं है। सारी जमीनें जो हैं या तो डोनेटेड हैं या तो खरीदी गई हैं, और जो पैसा भी आता है तो कहाँ से आता है? तो कस्टमर के पीछे आज भी प्रोस्टिट्यूट 10 रुपए देती है। आज की तारीख में जिसको काम करना है, आपको सबको भी लगता होगा, कोई आप देखते होगे, आपको लगता होगा कि हमें इनके लिए कुछ करो, और आपको लगता है इसीलिए आप यहाँ पे आके बैठे। वैसे आह्वान में आने की कोई जबरदस्ती नहीं थी आपको, पर आप अपने दिल से आके यहाँ बैठे हैं क्योंकि आप भी कुछ सोचते हैं कि मैं कुछ करूँ, तो कुछ अपने लिए होगा, अपने करियर के लिए होगा, कुछ समाज के लिए भी आप सोचते हैं, इसीलिए आप आए हैं ऐसी मूवमेंट में। तो प्रॉब्लम ये होता है कि हमको लगता है कि मदद कहाँ से मिलेगी। आजकल सब लोग ऊपर देखते हैं CSR की तरफ, पर आप अगर थोड़ा नीचे देखेंगे ना, तो मैं भी नीचे नहीं देखता था। मुझे लगता था जिसके पास पैसा है वही पैसा देगा, पर मैं दर दर घूम रहा था और पूना में मुझे शेल्टर शुरू करने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। मेरे साथ में रहने वाली एक शारदा गौड़ा नाम की HIV पॉजिटिव प्रोस्टिट्यूट ने मुझे हंसते हंसते और जबरदस्ती अपनी जगह मेरे को दे दी। तो वो बड़ी स्टोरी है, उसका टाइम नहीं मेरे पास। जब उसने जगह दी, जगह जिससे खाली करवाई थी, जिस आदमी ने उसकी जगह हड़प कर ली थी, तो उसको उस आदमी ने बोला मैं 40 लाख रुपए तुमको कैश देता हूँ। तब नोटबंदी नहीं थी, कैश पैसे लोगों के पास रहा करते थे। उसने कहा मैं कैश पैसे देता हूँ 40 लाख रुपए, ये जगह मुझे छोड़ दे। उसने कहा नहीं, ये जगह मैं संस्था को देने वाली हूँ। उसने कहा क्या ऐसा तेरे पास, तू तो सड़क पे रहती है, टीन शेड में सब्जी बेचती है, सब्जी बेच के तेरा गुजारा नहीं हुआ तो 2-4 कस्टमर कर लेती है, तेरे हालात इतने खराब है, तो क्यों दान धर्म कर रही है? तो गरीब अमीरों के काम है। उसने कहा किसने बोला ये अमीरों के काम है? मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को अगर कोई पूछे तेरे माँ बाप कौन थे, तो बाप का तो मुझे भी पता नहीं, पर वो बोलेगा कि मेरी माँ ऐसी औरत थी जिसने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई समाज के लिए दी थी। तो मैं ये चाहती हूँ। तो शारदा ने मेरी आंखें खोल दी एक्चुअली। उसने कहा कि ये किसने बोला कि गरीब को इज्जत नहीं चाहिए? गरीब को तो बहुत समझता है। सिर्फ गरीब को ही समझता है कि अपने बच्चों के लिए बंगला, गाड़ी, फ्लैट, इसके अलावा कुछ अच्छी चीजें, जैसे कि वो अपने माँ बाप के बारे में गर्व के साथ कह सके, ऐसी कुछ बातें पीछे छोड़नी चाहिए। ये तो गरीब को ही समझता है। और प्रतिष्ठा, इज्जत का तो ख्याल सिर्फ गरीब ही करता है, अमीर कहाँ सोचेगा इन चीजों के बारे में। तो मुझे पता चला कि इसमें देने की भावना थी। मुझे ही लग रहा था कि मैं इसको कैसे मांगू, मेरे को तो बड़े लोगों के पास जाके मांगने की आदत थी, मैं चाहता था कि उनसे पालूं। तो मेरी आंखें खोल दी। आज की तारीख में 30,000 छोटे कंट्रीब्यूटर्स हैं जो छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन देते हैं, एनिवर्सरीज, बर्थडेज, और हमारी संस्था उससे चलती है। महाराष्ट्र के 6 जिलों में, बेलगांव, कर्नाटक में बेलगांव में हम लोग काम करते हैं। तो इस काम को देखने के लिए मैं आपको निमंत्रित करता हूँ। झोपड़पट्टी में 2000 बच्चों के साथ हम लोग काम करते हैं। तो एक आदर्श झोपड़पट्टी की भी मूवमेंट हमने शुरू की, जैसे आदर्श गांव की मूवमेंट है। तो भी गांव तो रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं, झोपड़पट्टी रहने वाली और बढ़ने वाली है आने वाले समय में। तो उसमें आदर्श झोपड़पट्टी करें। आदर्श झोपड़पट्टी क्या होती है? तो जिस झोपड़पट्टी में कोई चाइल्ड लेबर नहीं होगा, जहाँ से कोई डांस बार में डांस करने को लड़की नहीं जाएगी, जहाँ से औरतें धंधा करने के लिए नहीं निकलेगी, जहाँ बच्चे, आज देखेंगे 90% बच्चों में एडिक्शन है। बहुत सारे बच्चे ड्रग पेडलिंग के लिए काम करते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग का काम करते हैं, उनसे सारे गलत काम करवाए जाते हैं। तो जो झोपड़पट्टी में ऐसा नहीं होगा वो आदर्श झोपड़पट्टी। तो हम लोग उसके लिए भी 2000 बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। तो ये सारा मूवमेंट एक रोल मॉडल की तरह हमने बनाया है। और बहुत सारे हमारे पास यहाँ के पास स्टूडेंट्स हैं, हमारे यूथ कैंप में आने वाले युवा हैं, छोटे छोटे संकल्प लेके काम कर रहे हैं। तो आपको कुछ काम करना होना समाज के लिए, तो बहुत कुछ बड़ा बनने की, बहुत पैसे कमाने की, बहुत अमीर होने के बाद कुछ काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप जान लो कि एक आनंद झेंडे नाम का स्कूल में प्यून है, 7,000 रुपए कमाता है, 70 फासे पारदी नोमैडिक ट्राइब के बच्चों को संभालता है। एक फारूक बेग है, छोटा सा मेडिसिन शॉप चलाता है, 12-13 हजार रुपए उसकी कमाई है। वो लगभग 100 से ज्यादा बच्चों को संभालता है, जो 14 अलग अलग दलित और नोमैडिक ट्राइब के कास्ट के हैं। तो इन लोगों के पास कहाँ पैसा है भाई? इनके पास हुनर है, इनके पास अक्ल है, इनके पास कल्पनाएं हैं। मुझे लगता है कि दरिद्रता सिर्फ कल्पनाओं की होती है, असली दरिद्रता सिर्फ कल्पनाओं की होती है, वास्तविकता में कुछ नहीं। मुझे लगता है कि आप यहाँ पे आए हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत सारे आइडियाज सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि लंबा इंतजार मत करो, मैं ये बनूंगा, उसके बाद वो बनूंगा, फिर मुझे देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना है। मैं भी सोच रहा था कि मैं ऐसा करूंगा, पर मेरे को अनुभव आया कि कल आपके हाथ में नहीं है, आज और अब आपके हाथ में है। तो 2 सवाल खुद को पूछो, इतना मैं एट द एंड आपको कहूंगा। 2 सवाल खुद को हमेशा पूछिए, जो मैं नहीं तो कौन और आज नहीं तो कब, मैं नहीं तो कौन और आज नहीं तो कब। ये सवाल अगर आप पूछेंगे
और आज आपको जितना जमता है ना उतना करो। आज 1 घंटा दो, बाद में जिंदगी देने की बात छोड़ दो। आज आपके हाथ में 1 घंटा है, 2 घंटा है, संडे है, छुट्टी का टाइम है। आप जब जॉब को लगेंगे तो कुछ टाइम मिलेगा आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा 4 महीने बाद। 4 महीने में आप 4 महीने का टाइम मिलेगा आपको। जाइए, कई संस्थाएं हैं अपने देश में अच्छा काम करने वाली, और आपको थिंक इंडिया बहुत सारी अच्छी संस्थाओं से जुड़वा सकता है। ये शायद आपको मालूम होगा भी, नहीं भी होगा किसी को, तो मैं बता रहा हूँ। तो अच्छी संस्थाओं को थिंक इंडिया आपको जोड़ेगा। वहां जाइए, कुछ समय, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना काम करिए। भले आपके कारण किसी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आए, पर आपकी जिंदगी अवश्य बदलेगी। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।